अच्छा, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि सोलर पावर प्लांट बेसिकली किस तरह काम करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या मेथड्स हैं, क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं। तो सोलर बेसिकली दो तरीके से पावर जनरेशन में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो मोस्ट फेमस है, जो हमें सबको पता है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द पीवी सेल्स, जिसमें हमारे पास पीवी सेल्स बना के हम एक जनरेट करते हैं पीवी पैनल। और पीवी पैनल्स को हम डिफरेंट पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस में कनेक्ट करके वी आर फर्दर जनरेटिंग द पीवी अरेज। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिकली एक सेल जनरेट करते हैं जो 0.5 वोल्ट तक पैदा करता है। फिर इन सेल्स को जोड़ते हैं एक समझ, जैसे हमारे पास फाइबर या ग्लास का एक पैनल बनता है। इन छोटे छोटे सेल्स को जोड़ के हम एक पैनल जनरेट करते हैं, सोलर पैनल, दैट माइट बी जनरेटिंग लाइक 500 अप टू 500 वॉट्स टू 600 वॉट्स तक की प्लेट्स हमारे पास आ गई हैं स्मॉलर साइज में। और फिर इन प्लेट्स को, जो हमारे पास पैनल्स आ जाते हैं, सोलर पैनल्स या प्लेट्स, इनको हम पे पैरेलल और सीरीज में स्ट्रिंग्स की सूरत में कनेक्ट करते हैं, और इसको हम पीवी अरे भी बोलते हैं। और इनको कनेक्ट करने के बाद जब तुम्हारे पास पीवी पैनल्स हमने कनेक्ट कर दिए, पीवी अरे बना दी, तो बेसिकली हमें जो आउटपुट मिल रही है इस वक्त, दैट्स बीइंग जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ डीसी। सो जो आपके पास विंड एनर्जी है, दैट्स बेसिकली क्रिएटिंग एन एसी पावर आउटपुट। और जो विंड एनर्जी के अंदर आपके पास फ्लक्चुएशंस आती हैं, बिकॉज के विंड की स्पीड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो वो हमने जो स्टडी किया था वो ये था कि वो बेसिकली फ्लक्चुएशंस कंट्रोल होती हैं। हमारे पास एक गियर बॉक्स होता है जिसके पास दो शाफ्ट होती हैं, एक लोअर स्पीड शाफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कनेक्टेड टू द टरबाइन ब्लेड्स। आपके पास जो आपके ब्लेड्स हैं विंड टरबाइन के, उससे कनेक्टेड होती है, दैट्स बेसिकली लो स्पीड शाफ्ट। एंड देन वी हैव अ हाई स्पीड शाफ्ट। लो स्पीड शाफ्ट जो है अप टू 20 टू 50 आरपीएम तक मैक्सिमम मूव कर रही होती है। राइट हैंड साइड पे जो हाई स्पीड शाफ्ट होती है, दैट्स बेसिकली मूविंग इनटू 1800 1600 आरपीएम्स। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो उस तरीके से मैनेज होती है हमारे पास। सो वी हैव एन एसी आउटपुट फ्रॉम द विंड टर्बाइन एंड but at the lower frequency, and then we are converting this lower frequency rpms to the higher frequency rpms through the generators. And basically this rotor, the high output of the uh, you can say a gearbox will be connected to the generator. So prime mover जो है आप generator का, that will be output of the gearbox in order to manage the frequency of the specific area. At variable wind speed you are still getting a proper frequency thanks to the gearbox. But here in the डीसी सिस्टम्स में जो आपके पास इशू आ रहा है वो ये आता है कि यू आर जनरेटिंग द पावर। आपने छोटे छोटे सेल्स में पावर जनरेट की, फिर आपने सेल्स को कनेक्ट किया सीरीज में, पैरेलल कनेक्शंस में, देन यू जनरेटेड अ पैनल, and then panel you have connected and generated different panels together and you have basically collected the power, total power. तो इस तरीके से आपने पैनल्स कनेक्ट करके उनको जब सनलाइट ने इंटरेक्ट किया उनके साथ, पैनल्स के साथ, तो वो बेसिकली जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, दैट्स बीइंग देन कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो किस तरह कन्वर्ट होती है, वो बेसिकली इस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास जो सन है, सनलाइट है, उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं जो विच आर कैरिंग द एनर्जी। और जब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास, जिसमें सिलिकॉन है, तो दो डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, वन इज सिलिकॉन एंड अदर वन इज गैलियम। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हमें मालूम है, वो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है। सो इलेक्ट्रॉन इज कीप ऑन मूविंग इन एन ऑर्बिट, और देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स अक्रॉस द न्यूक्लियस। सो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए द वर्किंग प्रिंसिपल इज के द इलेक्ट्रॉन हैज टू गेन द एनर्जी।
द इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है एक ऑर्बिट में, तो देन इट्स बेसिकली जंपिंग इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट. So the same principle applies when the sunlight interacts with this semiconductor material. Then the electrons gather the energy, and these free electrons are then available to being collected at the plates, just like a battery. जैसे हमने अगर बैटरी का केमिकल रिएक्शन पढ़ा हो तो उसमें एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस जो है ना आपके पास आ जाता है. इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे जमा हो जाते हैं, दूसरी तरफ से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दैट्स बेसिकली क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज. So these electrons are being collected at the plate of the battery, and then these are circulated through the load, because one side आपके पास माइनस हो गया, अगर साइड आपके पास प्लस आ गया बैटरी में, और इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी. तो सिमिलर इज द केस, आपके पास जो पावर प्लांट है उसके अंदर ये जो आपके पास सोलर अर्रे है, इसमें भी जनरेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जनरेशन है डीसी के अंदर. लेकिन हमारा जो भी सिस्टम जिसमें हम काम करते हैं दैट्स बेसिकली वो एसी सिस्टम्स है. हमारे तमाम डिवाइसेस एसी ऑपरेटेड हैं, और वन ऑफ द रीज़न इज हमने चूज़ किया था एसी कन्वर्जन्स और एसी ऑपरेशंस के लिए. रीज़न वाज कि एसी में हम आसानी से पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एट द हायर वोल्टेजेस. यू जस्ट नीड अ ट्रांसफार्मर टू स्टेप द वोल्टेजेस, यू डोंट नीड एनी अदर डिवाइस. ट्रांसफार्मर स्टेशनरी डिवाइस आपने वो प्लेस की, आपने जो जनरेशन वोल्टेजेस हैं लाइक 600 वोल्ट्स या 1 kV या 2 kV जो जनरेट हो रहे हैं जनरेटर्स के ऊपर एसी मशीन्स में, वो आपने सिंपली कन्वर्ट कर दिया 11 kV से. फिर 11 kV से आपने सिंपली एक और ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके 11 टू 132 kV पे वोल्टेजेस ले गए. फिर 132 से 220 kV और 500 kV पे वोल्टेजेस स्टेप अप कर दिए. और रीज़न बीइंग क्यों स्टेप अप करना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पास जनरेशन अवेलेबल है एक पॉइंट पे. जैसे हाइडल आपका जनरेट हो रहा है शहर से बहुत दूर है. अब जैसे एग्जांपल लेके गॉर्जियस 3 22,500 मेगावाट्स जनरेट कर रहा है, आपको ट्रांसमिट कर रहा है सिटीज़ में. सो इफ़ यू आर ट्रांसमिटिंग दिस पावर एट द लोअर वोल्टेजेस, तो जो लॉसेस हैं लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे. जो पावर लॉस है लाइन में दैट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन आई स्क्वायर और लॉसेस. सो आई जो है आपका जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके लॉसेस होंगे. दैट्स वाई यू नीड टू स्टेप द वोल्टेज अप. तो पावर की जो इक्वेशन हमारे पास वो है P इज इक्वल टू V इंटू आई. तो पावर ट्रांसमिट थ्रू अ लाइन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू द करंट. तो इट मीन दैट इफ आई वांट टू ट्रांसफर 10 watts through a line, I can transfer at 10 volts and 1 ampere, or I can transfer it like at 1 volt and 10 ampere. So both powers are the same. लेकिन इसमें इशू ये आएगा कि इसके अंदर जो आपके पास जैसे मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन में आई स्क्वायर और लॉसेस या हीटिंग लॉसेस होंगे. तो वो बेसिकली आप जो है जितना ज़्यादा करंट है उसके स्क्वायर टाइम से मूव करेंगे. तो दैट्स वाई यू नीड the AC transmission, and then all the respective devices in our houses are also AC. One of the reasons that why we have opted for the AC transmissions, AC systems in the world. लेकिन अब इशू ये आएगा सोलर के अंदर कि आपको इस डीसी पावर को जो प्रोड्यूस हुई है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी के अंदर. ओके, सो यू नीड इन्वर्टर्स. सो इन्वर्टर्स जो है ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको. So inverters are basically devices in the solar systems that are converting DC output, DC power into the AC output. Okay, so ये basically convert कर रही है DC को AC wave form के अंदर. तो अब सवाल इसका अगला ये आता है सिस्टम्स के अंदर, सोलर सिस्टम्स के अंदर, कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मशीन्स हैं, वो तो बेसिकली प्रोड्यूस ही एसी के अंदर करती हैं, और नेटवर्क की पावर भी एसी के अंदर है. तो जब आप कनेक्ट करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वोल्टेजेस दोनों के विद इन द बैंडविड्थ होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी दोनों की विद इन द बैंडविड्थ होनी चाहिए, विद इन द टॉलरेंस, एंड फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए.
तो अगर ये सब चीज़ें सेम है आपके पास, वोल्टेज, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, एंड फेज एंगल शुड बी विद इन द लिमिट फॉर द टू डिफरेंट वेक्टर्स। एक जनरेटर जो कि आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं नेटवर्क, एक नेटवर्क सिस्टम्स के साथ, जस्ट लाइक यू वांट टू कनेक्ट योर जनरेशन विद वापडा और एनटीडीसी, सो सेम इज द केस। तो you need to synchronize a machine with the network. But in the solar systems, ये हम किस तरह करेंगे, क्योंकि we are converting a DC power into AC। तो बेसिकली इन्वर्टर्स बेसिकली जो है वो DC को AC में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो वेव फॉर्म है, क्या फ्रिक्वेंसी उसकी होनी चाहिए और वो कैसे जनरेट करेंगे, वो सिंपली आपको इन्वर्टर्स को एक सैम्पलिंग AC सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ती है। जो आपके नेटवर्क की AC सप्लाई है वो आपको एज सैम्पलिंग कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर्स के अंदर, और इन्वर्टर्स उस ही नेटवर्क की जो AC वेव फॉर्म है उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए एक जो आपके बैटरी सिस्टम्स, बैटरी सोलर क्या कहते हैं DC पावर है, वो एक वेव फॉर्म जनरेट करेगा। इट मीन दैट बोथ वुड बी आइडेंटिकल, यानी फ्रिक्वेंसी भी आपकी नेटवर्क फ्रिक्वेंसी से मैच करेगा इन्वर्टर्स, फेज एंगल्स भी मैच करेगा, और वोल्टेज लेवल्स जो मैग्नीट्यूड है उसको भी वो मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्वर्टर्स कर रहा है, एंड देन एट द एंड यू नीड अ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। तो बेसिकली ग्रिड फॉलोइंग इन्वर्टर्स जो हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे नेटवर्क में यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास नेटवर्क वोल्टेजेस एब्सेंट हो जाएंगे या फॉल्ट कंडीशन के अंदर फॉर द प्रोलॉन्ग फॉल्ट टाइम, तो इसकी जो जनरेशन है थ्रू द इन्वर्टर्स वो भी लॉस्ट हो जाएगी। सो दे बेसिकली ग्रिड फॉलोइंग इन्वर्टर्स हैं, यानी आपका ग्रिड अवेलेबल है, दे विल फॉलो एंड दे विल जनरेट द वेव फॉर्म as compared to the behavior of the synchronous machine। synchronous machine का behavior नेटवर्क में डिफरेंट है। जस्ट लाइक अगर आपके पास फॉल्ट आता है तो इन दैट केस क्योंकि जनरेटर है उसका इनर्शिया इट्स मूविंग ऑन, तो वो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट नहीं करेगा खुद को, बल्कि स्टिल इट इज कीप ऑन फीडिंग सम पावर, दैट्स कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट करंट। और वो शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास रिक्वायर्ड होता है सिस्टम फ्रिक्वेंसी को स्मूथिंग करने के लिए, फॉल्ट करंट को फीड करने के लिए, और वोल्टेज डिप्स ना आए नेटवर्क में उसके लिए। सो एज कंपेयर टू दिस सोलर पावर व्हिच आर बेसिकली ग्रिड फॉलोइंग, these are not providing you these such facilities। अगर आपके नेटवर्क में सोलर पावर कम है तो आपको इसकी स्टडीज और इतनी इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन इफ यू आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो एंड ग्रीन एनर्जी, तो उस सूरत में आपके पास जो सोलर का शेयर है और जो सोलर पावर सिस्टम्स का शेयर है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जो इनका बिहेवियर है वो डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। और फॉल्ट कंडीशंस में आपकी प्रोटेक्शन, अगर आप फॉल्ट करंट वो फीड ही नहीं कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट फॉर द प्रोटेक्शंस टू डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इवन डू द ऑपरेशंस। तो ये एक चैलेंज है जो कि जिसकी अभी स्टडीज चल रही हैं इस वक्त EU के अंदर। हम अभी इसकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मैक के थ्रू भी कर रहे थे, जिसमें हमने ये रिसर्च की है कि एक मल्टीपल जो आपके डिफरेंट सोलर आप उसमें इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट मेगावाट्स के प्लांट्स, और नेटवर्क के अंदर उनको कनेक्ट करते हैं, फिर सिमुलेट करते हैं कि व्हाट विल देयर बिहेवियर इन केस ऑफ अ फॉल्ट। प्लस अब एक स्टडीज और भी स्टार्ट हुई है, वो ये है बेसिकली कि जो आपके ग्रिड फॉर्मिंग सोलर इन्वर्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि वो बेसिकली दे आर जनरेटिंग आर्टिफिशियल इनर्शिया in case of a fault, so they will be able to feed fault for a small portion of the time, and they will be basically try to behave just like a synchronous machine. So and they are basically generating artificial inertia through the inverters, you can say control systems। so inverters की आप configuration इसकी programming इस तरह से करेंगे कि वो कुछ देर के लिए सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। प्लस आपके पास जो मॉडर्न सोलर सिस्टम्स हैं दे हैव आल्सो फॉर एग्जांपल
इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरीज, जिसको हम बैस भी कहते हैं, क्योंकि सोलर में ये इशू आ जाता है कि आपके पास दिन के टाइम अवेलेबल है, रात में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी स्टेशन पे, तो यू कैन हैव द बैटरीज दैट कैन स्टोर द एक्सेसिव एनर्जी, और वो आप रात में इस्तेमाल कर लें। प्लस ये कि अगर आपके पास कंजेशन है नेटवर्क के ऊपर, जैसे अभी इस वक्त घरों में है भी, कि आपकी जो लाइंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोडेड हो चुका है, जनरेशन ज़्यादा है, ट्रांसमिशन कम है, तो in that case also it can be proposed to have BESS installed in these stations। तो जब आपने पास ज़्यादा एनर्जी आपने स्टोर कर ली, और फिर उसके बाद with the passage of time you are delivering the best energy back to the network, तो ये आपके पास नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए भी काम आ रहा है, नेटवर्क की जो वेरिएबल पावर डिमांड है उसको भी मैनेज कर रहा है। प्लस ये है कि आपके पास जो स्पिनिंग रिजर्व्स हैं, या फिर आपके पास इंस्टॉल नेटवर्क कैपेसिटी है, उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। प्लस पीक डिमांड अगर कहीं आ जाती है किसी पॉइंट के ऊपर, अगर आप जनरेशन कर रहे हैं और आपके पास पीक डिमांड आ गई है, तो यू हैव दिस नाउ बैटरीज अवेलेबल, और ये इन बैटरीज के थ्रू आप जनरेशन को कभी भी सपोर्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि आपके पास सोलर जो पावर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके पास क्लाउड्स आ जाते हैं, नाइट टाइम है, सो देयर कुड बी वेरियस रीजंस जिसकी वजह से जो सोलर है वो आपके पास डाउन हो जाए in the network. So in the predominant solar system network that's going to be just like in Europe, so you will see more and more BESS systems installed in along with the solar systems in the network that basically are required to support the variable network demands as well, and also to store the excessive energy during the day times. Then plus you have after battery you have a charger control systems. सो चार्जर कंट्रोल सिस्टम बेसिकली आपके पास, जैसे हम सब स्टेशन में अगर आप जाएं तो हर बैटरी के साथ एक चार्जर लगा हुआ होता है। तो चार्जर बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि बैटरी की चार्जिंग जो है वो रेगुलेटेड तरीके से हो, दैट्स, और उसमें आप करंट को कंट्रोल करते हैं, चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज, दो मेथड हैं जिसके ज़रिए आप बैटरी की चार्जिंग करते हैं। मोस्टली कांस्टेंट करंट मेथड यूटिलाइज किया जाता है और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादातर। और इसके अंदर दो मोड्स, फ्लोट एंड बूस्ट चार्ज, नॉर्मली आप देखें तो सब स्टेशन में रखते हैं चार्जिंग के लिए। तो अब चार्जर कंट्रोल से क्या है कि आपके पास बैटरी चार्जिंग जो है ना, आपके पास अगर आपने बेस इंस्टॉल कर दिया साइड के ऊपर, तो पावर फ्लो विल नॉट बी अ वन डायरेक्शन फ्रॉम द पावर प्लांट टू द system. So you can utilize the battery charging could be done through the solars, and it also can be done through the systems. So we have seen और you कह सकते हैं हम उन स्टेशन उन पावर प्लांट्स पे काम कर रहे हैं अभी यूके में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बेस सिस्टम्स, एक लगा हुआ नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया आपने बेस सिस्टम्स को, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोलर के साथ हो। तो अलोन बेस सिस्टम्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ट्रांसमिशन जो लॉसेस हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हो थ्रू द बेस सिस्टम्स। तो there are the many reasons that BESS systems are being installed, especially standalone BESS substations भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप जैसे विंड है आपके पास घरों में लगा हुआ है और कंजेशंस हैं, तो आप क्या करें कि आप उन विंड के साथ नहीं, एक सेपरेट आप BESS 30-40 थाउजेंड या 20,000 मेगावाट्स तक का विंड इसमें BESS इंस्टॉल कर दें 3-4 जगह पे सुटेबल प्लेसेस के ऊपर, तो दैट विल वर्क एज ए स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ऑल द एरिया। तो सिमिलरली आपने डीसी टू एसी कन्वर्जन कर लिया आफ्टर इन्वर्टर, आपने बैटरी सिस्टम इंस्टॉल आपके पास हो गया, आपके पास चार्जर एंड कंट्रोलर्स आपके पास आ गए हैं। फिर जब एसी पावर आपके पास जनरेट हुई है, दैट विल बी जनरेटेड एट द लोअर वोल्टेजेस, then you need to transfer this AC power to the higher voltage levels for the transmission purposes जो हमने देखा है। तो आपके पास हर सोलर सिस्टम्स में अभी 50 मेगावाट का जो सोलर सिस्टम पाकिस्तान में जितने भी लगे हैं वो अभी घरों पे they are supplying power to the network at 132 kV voltage levels. So 132 kV voltage levels के ऊपर जो सोलर सिस्टम्स हैं वो फिर पावर को की कनेक्टिविटी मिलती है नेटवर्क के साथ उनको, और फिर वो बेसिकली पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली, and the unit cost of the solar is also going really down like to 5 to 7 cents recently,
तो और इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली जो हुए थे सोलर के पाकिस्तान में, दैट वर एट द हायर कॉस्ट शुरू के अंदर। तो ये बेसिकली एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पावर जनरेट करते हैं, और ये बेसिकली ओवरऑल एक सेटअप पावर प्लांट का इस तरह का होता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर पावर प्लांट एंड हाउ दीज आर कनेक्टेड एंड व्हाट आर डिफरेंट फिलॉसफीज बिहाइंड इट of the solar power plants.